नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और वर्तमान में हमारे द्वारा पढ़ाई जा रही है सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी में हमारी यूनिट चल रही है सेल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सेल वॉल। यही पढ़ रहे हैं टॉपिक अपने, ठीक है जी। सेल वॉल का जो टॉपिक है वो कल हमारा टॉपिक कहाँ तक पहुँच चुका है, कहाँ तक टॉपिक जा चुका है अपना बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में चल रहा था। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में हमने कल ये पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस जो पदार्थ होंगे या उसकी सेल वॉल होगी या मेम्ब्रेन होगी, कैसी होगी, क्या स्ट्रक्चर होगी। तो स्टार्टिंग करते हैं अपने सबसे पहला प्रोकैरियोटिक। शाबाश। प्रोकैरियोटिक सेल क्या बताया था मैंने? ये एक पुरातन कोशिका है, पुरानी कोशिका है। जब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, सबसे पहले जो कोशिकाएं पैदा हुई थी, जन्म लिया था, कोशिकाओं का विकास हुआ था, वो कोशिकाएं कैसी थी? प्रोकैरियोटिक सेल्स के रूप में थी। प्रोकैरियोटिक ऐसी सेल्स जिसमें प्रोकैरियोटिक, प्रो मैंने पूर्व अवस्था के अंदर पाया जाने वाला, प्रो मैंने प्रिमिटिव, प्रो मैंने पुराना, प्रो मैंने पुराने समय का, सबसे पुराने टाइप का जो अनुवांशिक पदार्थ था या उसकी व्यवस्था थी या जो भी उसका संगठन था, वो कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। सबसे पहली पहचान हमने इसकी क्या लिखी थी? इसमें क्या नहीं होता? सुविकसित केंद्रक। आवाज सही आ रही है? आवाज सही आ रही है आपके पास में? सुविकसित केंद्रक या केंद्रक झिल्ली, ये सारे क्या होते हैं इसके पास में? एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अनुवांशिक पदार्थ को किस रूप में जाना जाता है? अगर बात आ जाए कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसको आप किस नाम से जानते हैं, तो इसके नामों पे क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन क्या था? पहला बोलेंगे प्रोकैरियोन। क्या बोलेंगे बेटा? प्रोकैरियोन। दूसरा नाम क्या था? न्यूक्लियोड। क्या नाम था बेटा? न्यूक्लियोड। और क्या नाम था इसका? क्या बोलेंगे? केंद्रकाभ। ये लो जी, हमने क्या दिया इसको? केंद्रकाभ बोलेंगे। और क्या नाम बोलेंगे? जीनोफोर। क्या नाम बोलेंगे बेटा? जीनोफोर। लिखे गए चार नाम जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये 4 बार जेट के प्रश्नों में आए हुए विकल्प थे जो इसका सही आंसर था। हम इसको और हिंदी में केंद्रकाभ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? केंद्रकाभ भी कह सकते हैं। हम इसे प्राक केंद्रक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? प्राक केंद्रक भी कह सकते हैं। ये समस्त नाम हैं किसके? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले केंद्रक के, अनुवांशिक पदार्थ के। ये तो मानते हो ना इन चीजों को कि इसमें सुविकसित केंद्रक का कंप्लीटली अभाव होता है। केंद्रक इसमें होता ही नहीं। जब केंद्रक नहीं होगा तो केंद्रक झिल्ली भी नहीं होगी। तो अब केंद्रक नहीं, केंद्रक झिल्ली नहीं, लेकिन केंद्रक का पदार्थ तो है हमारे पास में। जब तक वो नहीं होगा किसी कोशिका का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ गई बेटा? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आगे वृद्धि कैसे करेंगी जब उसमें केंद्रकीय पदार्थ ही नहीं है? इसमें केंद्रकीय पदार्थ है, लेकिन वो सुविकसित केंद्रक के अंदर नहीं है। सुविकसित उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जा रही। कन्फर्म हुआ? तो हो गया ना बेटा? ये पुराने प्रकार का, तो ये पुराने प्रकार का पाया जा रहा है। और इसकी विशेषता क्या लिखोगे प्रोकैरियोटिक सेल्स की? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो आकार होता है, जो साइज होता है, वो कितना होगा? 0.1 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोन तक साइज होता है इसका। याद रहेगा बेटा? समझ आ जाएगी बातें आपको ये पूरी की पूरी? शाबाश। अब इसके अंदर यदि मैं एग्जांपल लेके चलूं बैक्टीरिया का, किसका एग्जांपल लूं बेटा मैं? बैक्टीरिया का यदि मैं इसमें एग्जांपल लेता हूं तो साइज क्या लिखोगे? 0.1 माइक्रोन से 0.2 माइक्रोन। इसे बोलेंगे प्रारूपिक जीवाणु। क्या बोलेंगे? यदि ये एनसीईआरटी बोर्ड की पुस्तक में दिखाई देता है 0.3 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोन का साइज। कंफर्म हुआ? अब जीवाणु कैसा है? जीवाणु
कोशिका भित्ति युक्त सबसे छोटी कोशिका है। कन्फर्म है? तो मैं लिख देता हूं, कोशिका भित्ति युक्त है, सेल वॉल युक्त स्मॉल सेल है। कोशिका भित्ति युक्त सबसे छोटी कोशिका है। अगर अपने बात सेकंड एग्जांपल की बात करें, किसकी एग्जांपल बात करेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल्स में दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। बोलेंगे क्या? माइकोप्लाज्मा। बेटा माइकोप्लाज्मा लेके चलेंगे अपन, माइकोप्लाज्मा एग्जांपल लेके चलते हैं। माइकोप्लाज्मा के दो अलग मैंने उपनाम करवाए थे। क्या नाम थे वो? पहला नाम क्या था? PPLO। पूरा नाम क्या था? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एक बार फिर बोलेंगे, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो हमने इसका नाम लिख दिया PPLO। एक इसका नाम मैंने और बताया था, MLO। क्या बोलेंगे? माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। ये लो जी, हमने नाम बोल दिया MLO। समझ आ गई बात बेटा? अब एक प्रश्न आया हुआ है इसके ऊपर जेट के अंदर। क्या प्रश्न आया हुआ है? जंतु जगत की सबसे छोटी कोशिका किसे कहा गया है? जंतु जगत की, देखो सुन लो ध्यान से, मैंने ये नहीं बोला कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, मैंने बोला है जंतु जगत की सबसे छोटी कोशिका। अब आप समझे, सर ने पहले बोला जंतु, तो जंतुओं में सेल वॉल नहीं होती। इतना ही कहने पर इस सीरीज में जीवाणु बाहर हो गया। हो गया बाहर। बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होती है क्या? नहीं होती। तो मैंने प्रश्न क्या बोला हुआ है? जंतु जगत का जोकर किसे कहते हैं? जंतु जगत की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? बताओ, जीवाणु पे टिक लगाओगे या माइकोप्लाज्मा पे टिक लगाओगे? किस पे लगाओगे बेटा? कन्फर्म हो गया प्रश्न, ये समझ में आ चुका है ये पूरा का पूरा। कभी नहीं पूछा जाएगा कि कोशिकाओं का जोकर कौन है, नथिंग, कभी भी नहीं आएगा। पूछा क्या जाएगा? जंतु जगत का सूक्ष्म या जंतु जगत का जोकर किसे कहते हैं? तो क्या बोलोगे आप? माइकोप्लाज्मा को। क्योंकि दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है? जंतु के बारे में सर ने बोला, तो जंतुओं में सेल वॉल नहीं होती। कन्फर्म हुआ बेटा? समझ आ गया? इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है? कौन है? जीवाणु है। बैक्टीरिया सेल वॉल कोशिका भित्ति सहित है, तो ये कोशिका भित्ति रहित है। लिख देता हूं, सेल वॉल रहित है बेटा। ये एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसीलिए इसे जंतु जगत का जोकर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जंतु जगत का जोकर कहा जाता है। सूक्ष्म जगत का जोकर कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं? कोशिका भित्ति होती नहीं, आकार इसका अति सूक्ष्म होता है। पादपों और जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोगों का ये कारण बनता है। हमारा आगे टॉपिक आएगा, है ना, डिजीज, प्लांट डिजीज आएंगे, एनिमल डिजीज आएंगे, उसमें मैं टॉपिक करवाऊंगा इसके बारे में, माइकोप्लाज्मा के बारे में। कंफर्म हुआ बेटा? समझ आ गई बात बेटा आपको? ये चीजें पाई जाती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। एक प्रश्न कल हमारा छूट गया था, आज दोबारा करवा रहा हूं आपको मैं। हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर यह बताया था कि जो लिविंग सेल्स होती हैं, कौन सी कोशिकाएं बेटा? जीवित कोशिकाएं जो होती हैं। जीवित कोशिकाओं के खोजकर्ता कौन थे? अलेक्जेंडर, सॉरी क्या बोलेंगे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या बोलेंगे बेटा? मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये लो बेटा, ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं को देखा। अब सुनो ध्यान से, रॉबर्ट हुक ने कौन सी कोशिका को देखा था? कौन से सूक्ष्मदर्शी से देखा था? अरे साधारण, सिंपल, सरल सूक्ष्मदर्शी से देखा था। ये बोलो, इस बंदे ने इस जीवित कोशिका को कौन सी अवस्था में देखा? कौन सी माइक्रोस्कोप से देखा? प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोसूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया। एक प्रश्न लिखें आप, इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर के अंदर आया हुआ ये क्वेश्चन ऐसा है, ये आरपीएससी में भी आता है, हमारे एग्जाम्स के अंदर भी आता है। क्या लिखोगे? यदि किसी कोशिका को आप जीवित अवस्था में देखना चाहते हो, किस अवस्था में देखना चाहते हो बेटा? जीवित अवस्था में देखना चाहते हो। जीवित मतलब
जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तब भी आपको वो चलती फिरती नजर आनी चाहिए, उसका प्रत्येक भाग आपको जीवित अवस्था में दिखेगा। यदि किसी कोशिका को जीवित अवस्था में देखना हो तो उसके लिए प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी कौन सी होती है? क्या बोलेंगे उसके लिए? हाँ जी, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। वेरी गुड, कई चीजें बहुत अच्छे तरीके से रिपीट की आपने। तो क्या बोलेंगे बेटा इसके लिए? देखो ध्यान से, फेज, हिंदी में लिख देता हूं क्या? हिंदी में लिख देता हूं, है ना? ये देखो ऐसे लिखो, फेज कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी, फेज कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी सूक्ष्मदर्शी है जिससे आप किसी भी प्राणी की जीवित कोशिका को जीवित अवस्था में देख सकते हो, जबकि जो बाकी प्रकाश वाली हैं या इलेक्ट्रॉन वाली हैं उसमें आप जीवित अवस्था में नहीं देख सकते। पूछो क्यों नहीं देख सकते? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब इसने जीवित कोशिकाओं को देखा जीवित को पकड़ के रखा था, पर वो जीवित रही नहीं, उसका आनुवंशिक पदार्थ, उसका जीव द्रव्य क्या हो गया? निष्क्रिय हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का दुष्प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? लेकिन फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप जो है ये किसी भी कोशिका को जीवित अवस्था में देखने में सबसे शानदार सेल्स क्या हो गया? फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। बैक कर देता हूं ना, बैक से आ जाएगा सारा ही। तो जीवित अवस्था में आपने देखना है तो किसको देखोगे आप? फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, पीसीएम को देखोगे आप। तो बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। इतना मटेरियल लगभग आप कर चुके हो मेरे हिसाब से, दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। रिकॉर्ड हो रही है क्लास, आप उसमें देख सकते हो। चलता हूं मैडम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। प्रोकैरियोटिक सेल्स में और क्या चीजें देखने को मिली थी आपको? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर और क्या चीजें देखने को मिलेंगी? हमने पहला लिख दिया बेटा, क्या लिख दिया भाई? इसका जो साइज होता है, इसका साइज होता है वो अति सूक्ष्म होता है साइज, राइट? यही पढ़ा हमने, 0.1 से कितना 0.5 माइक्रोन तक इसका साइज होता है। नेक्स्ट बात पे चलता हूं बेटा, साइज के बारे में हमने बता दिया। यदि हम इसकी कोशिका भित्ति के बारे में पूछा जाए, सेल वॉल के बारे में पूछा जाए, तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो किसके द्वारा बनी होती है बेटा? कारण क्या बैठा हुआ है इसके ऊपर? सेल वॉल जो होती है वो किसके द्वारा बनी होती है? बताओ मेरे को। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होती है सेल वॉल? म्यूरिन की। और क्या होती है? नंबर 1 पे म्यूरिन, नंबर 2 पे पेप्टाइडोग्लाइकेन, इसके अलावा चक्कर क्या है इसको यार? पेप्टाइडो, मक्खी मुक्खी तो नहीं बैठी इसके ऊपर? पेप्टाइडोग्लाइकेन, और प्लस में क्या पाया जाएगा? म्यूकोपेप्टाइड्स। म्यूकोपेप्टाइड्स, ये 3 चीजें इसके अंदर सेल वॉल के अंदर आपको मिलेंगी। ओके, फिर बात आती है सेकंड पॉइंट, क्या इसमें केंद्रक होता है? केंद्रक क्या लिखेंगे अपन? एब्सेंट, नहीं होता। सुविकसित केंद्रक नहीं होता, इसीलिए इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? असीम केंद्र की। क्या बोला जाता है बेटा? असीम केंद्र की कहा जाता है। ये कंफर्म याद रखिएगा, भूलना नहीं है। कंफर्म हुआ? फिर बात आती है क्या इसमें केंद्रक झिल्ली होती है? अब केंद्रक नहीं है तो बेटा इसकी केंद्रक झिल्ली भी नहीं है, तो क्या बोलेंगे? एब्सेंट होती है। करके आया स्क्रीन को, कुछ लग भी नहीं रहा, टच भी नहीं हो रहा, फिर भी कर रहा है। केंद्रक झिल्ली इसके अंदर क्या होती है बेटा? एब्सेंट होती है। अगली बात क्या आती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और बताओ मेरे को। झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग
ये भी क्या मिलेंगे बेटा इसके अंदर, एब्सेंट मिलेंगे, इसमें होते ही नहीं, कोई कोशिकांग इसमें नहीं होता। ये इतनी चीजें मैं बेसिकली आपको पेपर के अंदर करवा चुका हूं, हम रिपीटिंग के अंदर हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें क्या मिलेगा, देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जा रहे, झिल्ली विहीन तो होंगे, ये तो श्योर है। तो क्या लिखोगे यहां पे, यार ये चक्कर क्या है, झिल्ली विहीन कोशिकांग उपस्थित, कौन सा कोशिकांग उपस्थित होगा इसमें पाया जाएगा, झिल्ली विहीन कोशिकांग है जिनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, और वो कोशिकांग कौन सा मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, राइबोसोम मिलेगा। अब छोटी सी बात है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी पिछली बार, याद हो, सीपीआर, याद है, सीपीआर, सीपीआर, सी का मतलब क्रोमोप्लास्ट, क्या बोलेंगे, क्रोमोप्लास्ट। पी का मतलब क्या बोलेंगे, पी का मतलब, पी के लिए बोलेंगे प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, समझ आया। आर का मतलब जाएगा राइबोसोम, क्या बोलेंगे बेटा, राइबोसोम बोलेंगे। 3 कोशिकांग आपको प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता तो नहीं मिलेगा। कन्फर्म हुआ, ये 3 कोशिकांग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। रिपीट कर रहा हूं, सेल वॉल थी इसमें म्यूरिन की, पेप्टाइडोग्लाइकेन की, म्यूकोपेप्टाइड्स की। केंद्रक इसमें होता नहीं, इसीलिए इसे असीम केंद्र की कहा जाता है, इसीलिए इसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। सेकंड बात थी केंद्रक झिल्ली, जब केंद्रक नहीं होगा तो केंद्रक झिल्ली क्या करेगी यहां पे। फिर बात आती है झिल्ली युक्त जितने भी कोशिकांग होते हैं, कौन से, जैसे अपने बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, न्यूक्लियस, अंतःप्रदवी जालिका, गोल्जी का, लाइसोसोम, डिक्टियोसोम वगैरह वगैरह, कुछ नहीं मिलेगा इसके अंदर। कन्फर्म हुआ, समझ में आया। अब देखो ध्यान से, अब झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है लेकिन झिल्ली विहीन कोशिकांग है, क्या नाम है उसका, राइबोसोम नाम है उसका। कन्फर्म हुआ, समझ में आ गया यहां तक आपको। अब बात चलती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, गोल्जी बॉडी नहीं है, अंतःप्रदवी जालिका नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो फिर इनको ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है, इनको एनर्जी कहां से मिलती है। इसलिए बोला गया है प्रोकैरियोटिक कोशिका, बेसिकली हम अध्ययन किसका कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम किसका अध्ययन कर रहे हैं बेटा, बताओ मेरे को, हम बैक्टीरिया का अध्ययन कर रहे हैं। बैक्टीरिया के अंदर हमने 3 स्तर पढ़ने हैं, कौन से स्तर पढ़ने हैं बेटा, 3 स्तर पढ़ने हैं। कितने लेयर है बेटा इसके अंदर, 3 लेयर प्रेजेंट होती है। ये लो बेटा 3 लेयर के बारे में पढ़ेंगे, समझ आई बात बेटा। 3 लेयर कौन कौन सी लेयर होती है, पहली लेयर होती है जिसको बोलते हैं आउटर लेयर, क्या बोलेंगे बेटा, बाहरी परत, हिंदी में क्या बोलते हैं, बाहरी परत। दूसरा कौन सा पढ़ेंगे अपने, मध्य परत, कौन सी पढ़ेंगे बेटा अपने, मध्य परत। तीसरी कौन सी पढ़ेंगे, आंतरिक परत, इंटरनल लेयर। इन तीनों परतों के कुछ विशेष नाम हैं, इन तीनों परतों के एक नाम दिए गए हैं, उनके बारे में मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा पूरा का पूरा। यहां पे बाहरी परत, आउटर परत किस नाम से जानते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, किसके नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से जानते हैं। मध्य परत कौन सी होती है, हाँ कौन सी होती है, कोशिका भित्ति, तो ये लो जी लिख दिया सेल वॉल। अब आंतरिक परत कौन सा जंतु बताएगा मुझे, क्या होना चाहिए, ईमानदारी से थोड़ा सोचो। मैंने कल कौन सी चीज बताई थी, ये बोला था कि ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव में ये स्तर पाया जाता है, प्लाज्मा झिल्ली, कौन सा होगा बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये लो मित्रों ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, समझ आ गई, पता लग गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 3 परतें हमेशा
प्रोकैरियोटिक के जीवाणु में पाई जाएंगी। आपने आज तक बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, कोई चीज मुझे नहीं लगता आपकी ढंग से क्लियर होगी। आज का ये बताया जाने वाला डायग्राम और ये टॉपिक जिंदगी भर के लिए प्रोकैरियोटिक का आपके दिमाग से वहम निकाल देगा। सुनिए बात ध्यान से, सुनते जाएं। अब यहाँ पे राइबोसोम आ गए, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखो अब क्या चलता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मोटे मोटे स्तर के ऊपर अभी एक ही कोशिकांग आया है, और वो कोशिकांग कैसा है, झिल्ली विहीन है, मतलब नग्न है। इसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती। बात समझ में आ गई बेटा? ना एक स्तरीय ना द्विस्तरीय, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। कंफर्म हुआ? आगे चलता हूं। अब बात आती है कि फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं है, केंद्रक झिल्ली नहीं है। अगर केंद्रक होता तो केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य भी होता, वो केंद्रक द्रव्य के बाहर की ओर कोशिका द्रव्य भी होता, लेकिन यहां केंद्रक तो है ही नहीं, यहां केंद्रक झिल्ली है ही नहीं। और केंद्रक झिल्ली क्या होती है? किसी भी कोशिका में केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों को विभक्त करने वाली रेखा क्या कहलाती है? केंद्रक झिल्ली कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? केंद्रक झिल्ली कहलाती है ही नहीं केंद्रक झिल्ली यहाँ पे। तो अब क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं बेटा, इसमें क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य दोनों पृथक नहीं होते और आपस में क्या पाए जाते हैं बेटा? आपस में क्या होते हैं? ये मिक्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? मिक्स होते हैं। तो यहां आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में जो शब्द लिखा हुआ है, जो आपको बोलना है इसके लिए कि इसमें कि क्या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक द्रव्य होता है? नहीं होता। तो फिर क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। क्या होता है बेटा? कोशिका द्रव्य होता है। तो इसके लिए आप कौन सा नाम लिखोगे? आप लिखोगे इसमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है। एनी डाउट? यहां तक किसी बच्चे को उतारना है आपने? ये उतारो, फिर जल्दी जल्दी करो, ठीक है? जो चीजें आपको पहले करवाई जा चुकी हैं वो मत लिखना, नई चीज लिख लो बस। यहां से ये आपको मालूम है मैं करवा चुका हूं, केंद्रक आपको मालूम है करवा चुका हूं, केंद्रक झिल्ली आपको मालूम है करवा चुका हूं, ये लिखो इसके अंदर। झिल्ली युक्त कोशिकांग इसमें एब्सेंट होते हैं, लेकिन झिल्ली विहीन कोशिकांगों के रूप में क्या मिलेगा? एकमात्र क्या मिलेगा? राइबोसोम पाया जाता है यहां, ठीक है? राइबोसोम पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य आपस में पृथक पृथक नहीं होते, आपस में मिक्स मैच होकर पाए जाते हैं। अभी बताता हूं कैसे, ठीक है? मिक्स मैच होकर पाए जाते हैं। तो इसको एक कॉमन शब्द दिया गया, क्या बोलेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केवल कोशिका द्रव्य ही पाया जाता है। ऊपर वाला कर लेना। बैक्टीरिया के अंदर 3 परत पाई जाती है, ठीक है? बैक्टीरिया में कितनी परतें पाई जाती हैं बेटा? 3 परतें पाई जाती हैं। पहली परत कौन सी है? आउटर लेयर, बाह्यतम परत। दूसरी कौन सी है? मध्य परत। तीसरी कौन सी है? आंतरिक परत। बाह्यतम परत को, आउटर लेयर को किस नाम से जानते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स। मध्य परत को कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं, और जबकि आंतरिक परत को किस नाम से जानते हैं बेटा आपने? ये प्रश्न आता है एक्चुअली में, ये मैंने ऐसे नहीं लिखा, ये जेट का क्वेश्चन आया हुआ है। किसी जीवाणु कोशिका की मध्य परत क्या कहलाती है? किसी जीवाणु कोशिका की आंतरिक परत क्या कहलाती है? किसी जीवाणु कोशिका की बाह्यतम परत क्या कहलाती है? ये लो। हाँ जी, किसका? समझा नहीं, दोबारा बोलो मेरे को। ग्लाइकोकैलिक्स, आउटर लेयर का नाम होता है ग्लाइकोकैलिक्स। फटाफट करें, ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है? बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के लिए हमने क्या बोला है कि यहां पे सीपीआर पाया जाता है। सीपीआर का मतलब क्या होता है? क्या होता है सीपीआर का? सीपीआर एक वो भी होता है ना, किसी को कृत्रिम ऑक्सीजन देना। तो ये सीपीआर का मतलब क्या है? सी का मतलब क्या है? सी का मतलब क्या है? क्रोमोप्लास्ट बोल दो।
सी का मतलब क्रोमोप्लास्ट कह दो। हरित लवक पादपों में होते हैं। हमने क्या बोला था, सुनो, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक किसकी निशानी है? पादपों की या जंतुओं की? पादपों की। तेरे अंदर क्लोरोप्लास्ट है क्या? नहीं है। किसमें है? पादपों में है। तो पादपों में क्लोरोप्लास्ट है, तो जंतुओं में क्या होना चाहिए उसकी जगह पे? क्रोमोप्लास्ट। क्या होना चाहिए? क्रोमोप्लास्ट। सुन की बात ध्यान से बेटा, क्रोमोप्लास्ट या क्रोमेटोफोर बोल दो इसको, क्रोमेटोफोर कह सकते हैं। अपने वर्णक युक्त कोशिकाएं पाई जाती है, क्रोमेटोफोर्स होती हैं। पी का मतलब क्या है इसमें अंदर? प्लाज्मा झिल्ली पाई जा रही है। आर का मतलब क्या है इसके अंदर? राइबोसोम्स पाया जा रहा है। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला राइबोसोम किस प्रकार का होता है? 70S या 80S? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा पाया जाता है? 70S। कौन सा होता है बेटा? 70S। वो यूकैरियोटिक में होता है, दोनों पाए जाते हैं। तो इसमें क्या बोलेंगे बेटा? 70S प्रकार का राइबोसोम इसके अंदर आपको मिलेगा। चलो नेक्स्ट पेज के ऊपर। सभी ने कर दिया? हाँ जी, चलते हैं। अब देखो ध्यान से, बात अभी भी किसकी चल रही है हमारे पास में? प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात चल रही है। अब देखो ध्यान से, प्रोकैरियोटिक सेल्स का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखवाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पे और इसको बारीक कर देते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जब बात आती है आनुवांशिक पदार्थ, कौन सा पदार्थ बेटा? आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या पाया जाएगा? गौर पूर्वक सुनिएगा ध्यान से, अभी जट के क्वेश्चन क्लियर होंगे यहां पे। प्रतिदिन, पहले मुझे एक बात बताओ, लाइव ये जो क्लास रिकॉर्ड होती है घर पे जाके रिमाइंड करते हो इसको पूरा अच्छी तरीके से? नोट्स साथ मैचिंग किया करो कि सर ने ऐसी कौन सी चीज बताई मेरे नोट्स में लिखी हुई नहीं है, उसको मैचिंग किया करो पूरा का पूरा। आनुवांशिक पदार्थ के रूप में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या मिलेगा ना? वो तो नाम है, वो तो आनुवांशिक पदार्थ का नाम है। अब बोल रहा हूं क्या मिलेगा? क्या मिलेगा आनुवांशिक पदार्थ के रूप में? डीएनए मिलेगा। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक। बेटा मैं यहां पे जो इंग्लिश में लिख रहा हूं साथ साथ में हिंदी में बोल रहा हूं, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ना? प्लीज मुझे बता देना, कहीं ये मत कहना कि सर इंग्लिश में लिखवा रहे हैं हमें हिंदी में नहीं लिखवा रहे। तो सेम हिंदी में भी ऐसे लिखा जाएगा, ये हर चीजें ऐसी होंगी। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब जो डीएनए है, आनुवांशिक पदार्थ जो डीएनए है, डीएनए किस अवस्था में है? क्या बोलेंगे बेटा? वर्तुलाकार। कैसा है बेटा ये? वर्तुलाकार। वर्तुलाकार को क्या बोलते हैं? सर्कुलर डीएनए। क्या बोलेंगे बेटा? सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा, वर्तुलाकार डीएनए पाया जाता है। नंबर 1, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में प्रोकैरियोटिक जीवाणु कोशिका में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। प्लस इसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। क्या लिखेंगे बेटा? हिस्टोन प्रोटीन का क्या होता है बेटा? अभाव होता है। ये लो मित्रों, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलेगा। जेट का शानदार क्वेश्चन है ये, शानदार। आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या मिल रहा है? डीएनए मिल रहा है। सुन के बात ध्यान से। और वर्तुलाकार होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन का अभाव पाया जाता है, इसमें होता ही नहीं। अब बताते हैं आगे अगली बात क्या है। अगला क्वेश्चन हम लिखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए तो ये हो गया, ये तो हो गया बेटा इसका मुख्य आनुवांशिक पदार्थ। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? मुख्य आनुवांशिक पदार्थ। ये भी एक शानदार क्वेश्चन, आनुवांशिक पदार्थ है ये तो है इसका मेन जेनेटिकल मटेरियल। अगर क्वेश्चन आ जाए प्रोकैरियोटिक सेल्स अथवा जीवाणु का एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल क्या कहलाता है, अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ क्या कहलाता है? सुने ध्यान से। अब यहां पे आता है अतिरिक्त गुणसूत्रीय, अतिरिक्त गुणसूत्रीय या अनुवांशिक पदार्थ, या अनुवांशिक पदार्थ के रूप में जीवाणु कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या पाया जाएगा? क्या पाया जाएगा? क्या पाया जाएगा? क्या लिखेंगे इसके अंदर अपने? प्लाज्मिड।
क्या लिखेंगे बेटा, प्लाज्मिड पाया जाता है। ये प्लाज्मिड पाया जाता है। ये क्या है, इसका अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ या अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ। फिर अगला क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ के रूप में हमने प्लाज्मिड लिखा है, ये प्लाज्मिड क्या करता है, ये प्लाज्मिड क्या करता है, क्या काम करने के लिए काम आता है? इसका मतलब क्या होता है, यह प्रतिलिपिकरण, क्या बोलेंगे बेटा, प्रतिलिपिकरण में सहायक होता है, में सहायक होता है। ये लो, ये दूसरा प्रश्न हो गया। प्रतिलिपिकरण का मतलब क्या होता है, क्या होता है बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन। इसका मतलब होता है सैकड़ों प्रतिलिपियां बनाने में, फोटोकॉपी की मशीन है बेटा ये क्या है, फोटोकॉपी की मशीन है। तो कहने का मतलब अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ या आनुवंशिक पदार्थ के रूप में जीवाणु कोशिका में क्या पाया जाता है, प्लाज्मिड पाया जाता है। प्लाज्मिड की क्या विशेषता होती है, यह प्रतिलिपिकरण में सहायक है। प्लाज्मिड और क्या करता है, ये लो जी बेटा लिख देंगे, पुनर्संयोजी, पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक में सहायक, तकनीक में सहायक होता है, सहायक होता है, पुनर्संयोजन में सहायक होता है, पुनर्संयोजन में सहायक होता है बेटा, उतारते जाओ, में सहायक होता है। जीवाणु कोशिका के अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ प्लाज्मिड में स्वतः प्रतिलिपिकरण का बेस्ट गुण पाया जाता है। ये लो, स्वतः प्रतिलिपिकरण, स्वतः प्रतिलिपिकरण का क्या पाया जाता है बेटा, इसके अंदर गुण पाया जाता है। सेल्फ रेप्लिकेशन कहते हैं बेटा इसे, क्या बोलते हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आपके द्वारा क्या पढ़ा जा रहा है बेटा, बैक्टीरिया पढ़ा जा रहा है। आप बैक्टीरिया को पढ़ रहे हो, जीवाणु कोशिका के बारे में पढ़ रहे हो। जीवाणु कोशिका के बारे में विवेचना ये चल रही है कि इसका मुख्य आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन का क्या पाया जाता है बेटा, अभाव होता है, हिस्टोन रहित डीएनए पाया जाता है। अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ या आनुवंशिक पदार्थ के रूप में जीवाणु कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ का नाम बताइए, प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड जो होता है वो उसका क्या काम होता है बेटा, वो प्रतिलिपिकरण में सहायक होता है। प्लाज्मिड के द्वारा पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक को संपन्न करवाया जाता है। प्लाज्मिड में पुनर्संयोजन में सहायक है। प्लाज्मिड का सबसे शानदार जो गुण होता है वो क्या है, स्वतः प्रतिलिपिकरण, सेल्फ रेप्लिकेशन। ऐसी प्रक्रिया किसी और दूसरे सूक्ष्म जीव में नहीं पाई जाती। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो पूछिए मेरे से। समझ आई बात बेटा? ये हमारा सेकंड तथ्य हो गया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में विस्तार पूर्वक। तीसरे पॉइंट पे चल रहा हूं बेटा मैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरे पॉइंट पे देखें अपने। तीसरे पॉइंट पे अपन ये पढ़ेंगे कि अब इसमें प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होगी। सुनिए बात ध्यान से, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न कैसे होती है। तो अपन नंबर 1 पे क्या बोलेंगे, प्रोटीन संश्लेषण का पहले क्रम पढ़ लो। वो क्रम होता क्या है, किस प्रकार से क्रम होता है, देखो ध्यान से। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण का क्रम क्या होता है। नंबर 1 पे क्या पड़ा हुआ है हमारे पास में, डीएनए। डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। और एमआरएनए से क्या बनता है, बोलेंगे प्रोटीन बनता है। क्या बनता है बेटा, प्रोटीन बनता है। सबसे पहले क्या बना, डीएनए से क्या बनाएगा, एमआरएनए से क्या बनेगा। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एमआरएनए का पूरा नाम मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, संदेशवाहक आरएनए। कह दो आप इसको। मैसेंजर मैंने क्या होता है, डाकिया। मैसेंजर मैसेज देने वाला, डाकिया। संदेशवाहक, इसको बोल दो संदेशवाहक आरएनए। और आगे क्या पड़ा हुआ है, प्रोटीन।
डीएनए से एमआरएनए का निर्माण जो होता है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? बोलो बेटा, क्या बोलेंगे इसे? इसे हिंदी में कहेंगे अनुलेखन प्रक्रिया। क्या बोलेंगे बेटा? अनुलेखन प्रक्रिया। ओके। एमआरएनए से प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे बोलेंगे अनुवादन प्रक्रिया। क्या बोलेंगे बेटा? अनुवादन प्रक्रिया। दोनों प्रक्रियाओं में कोई डाउट आ रहा है क्या किसी बच्चे को? कुछ समझ में नहीं आई वो चीज मेरे को बताओ, मेरे को समझाऊंगा पूरी की पूरी चीज आपको मैं कैसे। ये आगे पढ़ने वाला है, लेकिन अभी इसका एक लक्षण है तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। डीएनए से किसका निर्माण हो रहा है? डीएनए से किसका निर्माण हो रहा है? ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? एमआरएनए से किसका निर्माण हो रहा है? क्या कहलाती है बेटा? अगर आपसे प्रश्न आ जाए, अनुलेखन प्रक्रिया कहलाती है डीएनए से प्रोटीन का निर्माण, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण, एमआरएनए से डीएनए का निर्माण, एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण। प्रश्न याद हुआ? आगे क्वेश्चन आता है, अनुवादन प्रक्रिया कहलाती है डीएनए से प्रोटीन का निर्माण या एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण? एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण क्या कहलाता है? अनुवादन कहलाता है। कंफर्म हुआ? समझ में आई? अब आता है कि अनुलेखन प्रक्रिया कहां संपन्न होती है और अनुवादन प्रक्रिया कहां संपन्न होती है। पहले तो मुझे बता दो, दोनों प्रक्रम याद हुए कि नहीं हुए? डीएनए से एमआरएनए का निर्माण अनुलेखन, एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण अनुवादन। अनुलेखन की प्रक्रिया का स्थल कौन सा है? इसका स्थल कौन सा है? लिखेंगे केंद्रक द्रव्य। क्या लिखेंगे बेटा? केंद्रक द्रव्य। और इसका स्थल कौन सा है? बोलेंगे कोशिका द्रव्य। क्या बोलेंगे बेटा? कोशिका द्रव्य। ये समझ लो आप इस चीज को ध्यानपूर्वक, इस चीज को समझ लेना कि डीएनए से एमआरएनए बना प्रक्रिया कहलाती है अनुलेखन, और अनुलेखन की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है बेटा? केंद्रक द्रव्य में संपन्न होती है। कन्फर्म? एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुवादन। ये अनुवादन की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है? बोलेंगे कोशिका द्रव्य में। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक द्रव्य होता है? कोशिका द्रव्य होता है? कहो यस सर, बोलो होता है। अब ये दोनों प्रक्रियाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कहां संपन्न होती हैं? कहां होती है बेटा? शाबाश, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। यदि पूछा जाए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुलेखन की प्रक्रिया कहां प्रारंभ होती है तो क्या बोलोगे? अनुवादन की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है? क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुस्पष्ट केंद्रक पाया जा रहा है। क्लियर हुआ? सुस्पष्ट केंद्रक पाया जा रहा है। जब केंद्रक होगा तो केंद्र की झिल्ली भी होगी। केंद्र की झिल्ली के अंदर की तरफ केंद्रक द्रव्य है, झिल्ली से बाहर की ओर कोशिका द्रव्य। तो अंदर क्या होगा? अनुलेखन। बाहर क्या होगा? अनुवादन। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तो केंद्रक झिल्ली है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुलेखन व अनुवादन की प्रक्रियाएं एक साथ प्रारंभ होती हैं और एक ही स्थल में प्रारंभ होती है, उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कन्फर्म हुआ? समझ में आई? ये लिखवाता हूं, थोड़ी लिखवाता हूं इसकी थोड़ी सी, मैं ऐसे नहीं समझ में आएगा ये। तो ये क्रम जो है इतना आपने उतार दिया, ये या भी उतारना है? इसको और उतारो। ठीक है, अगर आपने उतार लिया है तो शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया। ये प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में बता दिया कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कहां होता है। तो क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण कहां पे होता है? बोलेंगे कोशिका द्रव्य। कहां होता है बेटा? बोलेंगे कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। ये मैंने इसका आंसर लिख दिया है, भूल नहीं जाना। कल को डीपीपी में क्वेश्चन आ जाए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुलेखन व अनुवादन की प्रक्रियाएं किस स्थल पर संपन्न होती हैं? तो क्या बोलोगे? कोशिका द्रव्य में। और यही प्रश्न यदि मैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के लिए बोलूं तो क्या बोलेंगे? अनुलेखन की प्रक्रिया केंद्रक द्रव्य में और अनुवादन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। और दोनों प्रक्रियाओं में पहली कौन सी प्रक्रिया होती है? नॉर्मल सी बात है, उसके बाद में कौन सी होगी? लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अगर पूछ ले कि पहले कौन सी प्रारंभ होगी, कोई पता नहीं है। क्यों? क्योंकि केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य दोनों आपस में मिक्स है। बात समझ में आई? इधर से डीएनए बन रहा है, डीएनए अनुलेखन चल रहा है, उधर से अनुवादन भी स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि कोई झिल्ली है ही नहीं। दोनों को पृथक, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को पृथक करने के लिए कोई झिल्ली नहीं बनी हुई यहाँ पे।
दोनों पदार्थ आपस में मिक्स हैं, इसीलिए तो इसको नाम बोला था केंद्रकाभ, प्रोकैरियोन। ठीक है, क्या बोला था? जीनोफोर, न्यूक्लियोड, प्राक केंद्रक, इसीलिए तो इनको ये नाम बोले गए हैं। इसलिए तो बोला गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सुविकसित केंद्रक का अभाव होता है। कैसा होता है बेटा? अभाव होता है। समझ आ गई बात बेटा आपको? ये उतार दिया सभी ने। प्रश्न क्या आ गया? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया का स्थल क्या है? प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कितने पदों में पूरी होती है? पहले पद का नाम क्या है? अनुलेखन किससे बनता है? अनुवादन किससे बनता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये दो जगह पाई जाती है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये एक ही जगह पे क्या हो जाती है बेटा? संपन्न हो जाती है। डाउट? कोई परेशानी आएगी भी नहीं। चलो ना अगली स्लाइड के ऊपर। शाबाश। अब मैंने, हालांकि मैं आपको यूकैरियोटिक के साथ में संबंध करवाता, लेकिन करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आपको प्रोकैरियोटिक दिमाग में रट जाएगा ना, आपको इतना प्रोकैरियोटिक में है क्या, बाकी सारा सामान यूकैरियोटिक में है। सारा सामान किसे मिलेगा? यूकैरियोटिक में मिलेगा। अब मैं आपसे पूछूं, आप पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो? आप प्रोकैरियोटिक हो कि यूकैरियोटिक हो? आप कौन सी कोशिका हो? आप यूकैरियोटिक कोशिका हो, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताए हुए हैं। सुनिए बात ध्यान से, ये इनके अनुवांशिक पदार्थ के बारे में हो गया। ऐसा ऐसा सिस्टम इसके अंदर गठित होता है। समस्त कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। कौन से कोशिकांग? झिल्ली युक्त या झिल्ली विहीन? झिल्ली युक्त कोशिकांग। जितने भी कोशिकांग हैं सारे कोशिकांग ही झिल्ली युक्त है। ऐसा कोई कोशिकांग ही नहीं है जो झिल्ली युक्त कोशिकांग हो और प्रोकैरियोटिक में ना पाया जा रहा हो। तो यहां तक आप सभी को मटेरियल सारा समझ में आ चुका है, कन्फर्म हो चुका है। अगले पॉइंट पे चलता हूं, देखिए ध्यान से। अब हम ले रहे हैं बेटा एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल के बारे में स्टडी चल रही है अपनी, जीवाणु कोशिका के बारे में अध्ययन पढ़ रहे हैं। ओके, देखो नॉर्मल सी बात समझा रहा हूं। सबसे पहले देखते जाएं बेटा आप बाहर की तरफ, ये क्या पाया जा रहा है? आपने बताना है मेरे को, सारे क्वेश्चन यही हल हो जाएंगे। अब इसके बाद में अपने को बनानी है सेल वॉल। थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। चलो मित्रों, ये बन गई। इसके बाद में सेल वॉल बन गई, बन गई। अब इसके अंदर की तरफ क्या बनाएंगे बेटा अपने? क्या बनाऊंगा बेटा मैं? देखते जाइए आप ध्यानपूर्वक। तीसरा स्तर हमारे पास में कौन सा बन चुका है? आंतरिक स्तर। कन्फर्म भाई? सबको समझ में आ गया? सुने अब पहला शब्द। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के ऊपर कितने स्तर पाए जाते हैं? कितने स्तर होते हैं बेटा? 3 स्तर। सबसे पहला स्तर है, क्या बोलेंगे अपन इसको? इसको बोलेंगे बाहरी स्तर। क्या बोल दिया बेटा? बाहरी स्तर कह दिया, आउटर लेयर बोल दिया, पहला स्तर। चित्र जैसे बना रहा हूं वैसे ही आप ड्रॉ करना। अगर छूट जाए तो क्लास में बाद में थ्योरी पर लिख लेना आप, है ना। डायग्राम के लिए आप अपने नोट्स में स्पेस डाल लेना, शानदार तरीके से नोट्स बनाना। बाहरी स्तर, बाहरी स्तर हमारा पहला स्तर है, सबसे बाहरी स्तर है। ओके, समझ में आया? बाहरी स्तर को क्या बोलते हैं बेटा? बताओ मेरे को। हम बोलते हैं ग्लाइको कैलिक्स बोलते हैं बेटा। ये लो, ग्लाइको कैलिक्स स्तर कह दिया। बाहरी स्तर को हमने बोल दिया ग्लाइको कैलिक्स, बाह्यतम स्तर होता है। ग्लाइको कैलिक्स स्तर की 2 भूमिकाएं होती। अगर ये मोटा होता है या ये पतला होता है, तो ये लो इसकी 2 भूमिकाएं होती हैं। एक होता है थोड़ा सा मोटा, एक होता है बेटा जी ये पतला। अगर ये स्तर मोटा होगा इसको बोलेंगे कैप्सूल संपुट। क्या बोलेंगे? कैप्सूल या संपुट बोलेंगे। ये लो, इसको हमने बोल दिया कैप्सूल या संपुट कह दिया बेटा। इसको हिंदी में कैप्सूल या संपुट कहते हैं। ये लो मित्रों,
ये मैंने इसके लिए बना दिया। अगर ये स्तर पतला होगा, कौन सा स्तर होगा बेटा? पतला स्तर होगा, झीना स्तर हो, तो पतले स्तर के लिए अपने इसके लिए क्या नाम बोलेंगे? इसके लिए बोलेंगे बेटा अपने स्लाइम परत। क्या बोलेंगे बेटा? स्लाइम परत के नाम से जानते हैं। ये लो जी, ये इसका तो स्तर हो गए, सबको समझ में आया? बाह्यतम स्तर ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से जाना जाता है। यदि ये स्तर मोटा हो तो कैप्सूल बोलेंगे, यदि ये स्तर क्या हो? पतला हो तो स्लाइम परत के नाम से जाना जाएगा। चलता हूं सेकंड पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट, मध्य आवरण। क्या बोला बेटा? ये मध्य आवरण। ये मध्य आवरण क्या चीज है? मध्य आवरण का मतलब होता है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कन्फर्म हुआ? कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई समझ में नहीं आई हुई चीज तो मेरे से पूछ सकते हो। सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल किसकी बनी होती है बेटा? किसकी बनी होती है? म्यूरिन और किसकी? पेप्टाइडोग्लाइकेन की। पेप्टाइडोग्लाइकेन बोला करो साथ साथ में, बनाते जाओ। अगर हाथ से प्रैक्टिस करोगे तभी शानदार समझ में आएगा। पेप्टाइडोग्लाइकेन, या कह सकते हैं अपन म्यूकोपेप्टाइड की। क्या बोल सकते हैं बेटा अपन? म्यूकोपेप्टाइड भी कह सकते हैं। ये लो मित्रों समझ आ गया। सेकंड स्तर का नाम मध्य आवरण है। चलता हूं तीसरे स्तर के ऊपर। अंतिम स्तर आंतरिक स्तर बोला गया है बेटा इसको। ये रहा तीसरा स्तर। हम कहेंगे भाई ये कौन सा स्तर है? ये आंतरिक स्तर है, इंटरनल लेयर है बेटा। आंतरिक स्तर का क्या नाम है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली। ये लो मित्रों, ये है प्लाज्मा झिल्ली। ये क्या है? ये प्लाज्मा झिल्ली RRR मूवी बहुत देखती है, समझा? ये काम है प्लाज्मा झिल्ली के। RRR मैंने सूत्र बनाया है, आप सुनो ध्यान से। प्लाज्मा झिल्ली। अब क्या होता है? हमने कहा कि जीवाणु कोशिका में किसी भी प्रकार के कोशिका भित्ति झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें है नहीं है, गोल्जी बॉडी नहीं है, विभिन्न प्रकार की और कोशिकांग इसके अंदर नहीं है, तो ये अपनी एनर्जी कहां से लेके आता है? अब क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो क्या करती है? वो कुछ आंतरिक संरचनाओं का निर्माण करती है। सुने वो संरचनाएं कौन सी है? सारा ही मिट गया, चलो मैं कर दूंगा इसको, ठीक है? इसको फिर कर देते हैं। वाइट स्तर ये पूरा का पूरा वैसे का वैसा ही बनेगा। देखते जाएं पूरा। ये बार वाला स्तर वैसा का वैसा ही है। फिर उसके बाद में कोशिका भित्ति जो है ये भी प्रॉपर वैसी की वैसी बनी हुई है। कोशिका भित्ति भी बनी हुई है। ये कोशिका भित्ति बनी। अब देखो ये जो प्लाज्मा झिल्ली जो है ना बेटा, ये क्या बनाती है? समझ आ गई बात बेटा? पूरी क्लियर हो गई? प्लाज्मा झिल्ली जो है ये क्या बना रही है बेटा? ये बना रही है मीजोसोम। क्या बना रही है बेटा? मीजोसोम बना रही है। तो ये मीजोसोम प्लाज्मा झिल्ली से क्या विकसित हुआ है बेटा? मीजोसोम विकसित हुआ है। ये मीजोसोम जीवाणु कोशिका में श्वसन के संबंधित, सुने नहीं आए वहां पे, जीवाणु कोशिका में श्वसन से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, श्वसन से संबंधित, ऊर्जा से संबंधित, वो कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एनर्जी देता है? तो क्या बोलेंगे? मीजोसोम्स बोलेंगे। तो ये बेटा इसमें श्वसन के संबंधित, ऊर्जा से संबंधित,
ऊर्जा से संबंधित समस्त काम कौन करता है? कौन करता है बेटा? मीजोसोम करता है। अगर प्रश्न आ जाए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यूकैरियोटिक कोशिकाओं के समान प्रकाश या श्वसन संबंधित जो प्रक्रियाएं होती हैं या श्वसन से संबंधित ऊर्जा का निर्माण कौन सा कोशिकांग करता है? मीजोसोम। और मीजोसोम की उत्पत्ति कौन से स्तर के द्वारा होती है? किसके द्वारा होती है बेटा? प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा संपन्न होती है। तो ये तो हो गया बेटा मीजोसोम। ये लो जी, लिख दिया नाम, मीजोसोम लिख दिया। अब मुझे बताओ कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और क्या क्या समान आप पढ़ चुके हो? क्या आप इसमें इसका मुख्य अनुवांशिक पदार्थ पढ़ चुके हो? ये रहा इसका मुख्य अनुवांशिक पदार्थ, ये रहा, ये इसका मुख्य अनुवांशिक पदार्थ है। इसको क्या बोल दिया अपन ने? डीएनए। क्या बोल दिया? डीएनए। कैसा है? कैसा डीएनए है बेटा? इसके अंदर वर्तुलाकार डीएनए पाया जा रहा है। ये इसका मुख्य अनुवांशिक पदार्थ है। कैसा है बेटा? ये इसका मुख्य अनुवांशिक पदार्थ है। ये लो, मुख्य अनुवांशिक पदार्थ है। इसके अतिरिक्त इसमें और क्या पाया जा रहा है? अरे बोलो, इसके अतिरिक्त इसमें और क्या पाया जा रहा है? इसके अतिरिक्त इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? इसमें बोलेंगे अपन प्लाज्मिड मिलेगा। इसके अंदर क्या मिलेगा बेटा? ये लो जी, ये प्लाज्मिड। ये इसके अंदर क्या मिल गया? ये प्लाज्मिड मिल गया। इसको बोल दिया हमने, ये लो जी, इसके अंदर बोल दिया हमने प्लाज्मिड पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है बेटा? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को क्या बोलेंगे अपन? अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ। क्या बोलेंगे? अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट। क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट। अतिरिक्त गुणसूत्र या पदार्थ के नाम से भी इसे जानते हैं। कन्फर्म हुआ? समझे आई चीजें पूरी की पूरी? अब इसमें और क्या मिलेगा? ये बीच में क्या मिल रहा है सारा का सारा इसके अंदर? बेटा बताओ ये क्या मिल रहा है? अरे ये केंद्रक द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है? क्या है ये? कोशिका द्रव्य है। ये लो जी, इसमें और क्या मिलेगा? इसके अंदर आपको कोशिका द्रव्य पाया जा रहा है। कोशिका द्रव्य में कौन सी प्रक्रियाएं संपन्न हो रही हैं? प्रोटीन संश्लेषण की। कौन सी बेटा? प्रोटीन संश्लेषण की सारी प्रक्रियाएं संपन्न हो रही हैं। और प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है? पहले पद का नाम क्या है? दूसरे पद का नाम क्या है? पहले पद का नाम अनुलेखन, दूसरे का अनुवादन। कौन सी कोशिका पढ़ रहे हो? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक। सबसे बड़ी पहचान, इसमें सुस्पष्ट केंद्रक नहीं है। इसमें सुस्पष्ट केंद्रक नहीं है। तो केंद्रक का द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों आपस में क्या है बेटा? ये मिक्स है आपस के अंदर। यहां तक किसी को डाउट है क्या? आगे चलता हूं। अच्छा, और क्या होना चाहिए इसके अंदर? बताओ मेरे को, बताओ क्या चीज रहेगी? मैंने यहां पे एक ट्रिक लिखी थी, CPR। CPR बताओ यहां पे और क्या रह गया? यहां पे राइबोसोम रह गया। शाबाश। राइबोसोम कैसा होना चाहिए? राइबोसोम कैसा होना चाहिए बेटा? 70S राइबोसोम से बढ़ाओ राइबोसोम। फिर ये लो, ये छोटी उपिकाई, बड़ी उपिकाई। ये छोटी उपिकाई, ये बड़ी उपिकाई। कन्फर्म हुआ? ये लो मित्रों, ये राइबोसोम आ गया। ये इसमें राइबोसोम मिल गया। राइबोसोम कैसा है? राइबोसोम 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जा रहा है। कोई डाउट किसी बच्चे को? समझ आ गई पूरी की पूरी बातें? इसके अलावा इसमें और सारा सामान क्या है? है ही नहीं है, कुछ नहीं है। एक चीज और बताई थी मैंने, सी का मतलब क्या बोले थे? क्रोमेटोफोर कह दो। क्रोमोप्लास्ट से शानदार शब्द रहेगा क्रोमेटोफोर्स। क्या बोलेंगे? अगर प्रश्न आ जाए क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका के लिए, क्रोमोप्लास्ट ये भी पादप कोशिका के लिए कह दो, जंतु कोशिका के लिए भी कह दो। अगर आ जाए क्रोमेटोफोर्स, तो क्रोमेटोफोर्स वर्णकों के लिए क्वेश्चन है। और क्रोमेटोफोर्स हमेशा किस में आएंगे? जीवाणुओं में आएंगे। क्वेश्चन आता है क्रोमेटोफोर्स पाए कहां जा रहे हैं? प्लाज्मा झिल्ली के पास। कहां पाए जा रहे हैं बेटा? प्लाज्मा झिल्ली के पास। ये लो, ये है क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर आएंगे, ठीक है। क्रोमेटोफोर मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं के रूप में भी काम करते हैं। थोड़ा बहुत ये प्रकाश संश्लेषण का काम भी करते हैं। तो हमने बोल दिया क्रोमेटोफोर्स यहां पाए जाएंगे। किसी बच्चे को यहां पे कोई डाउट है क्या?
हमने बोला कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया से। कहां से संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन की प्रक्रिया के दौरान बहुत सारी ऊर्जा उत्पादन में कौन सा कोशिकांग सहायक होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। भाई प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तो है ही नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य कोशिकांग का नाम बताओ, क्या नाम आएगा? मीजोसोम्स आएगा। क्या नाम आएगा? क्या नाम आएगा? मीजोसोम्स नाम आएगा। कन्फर्म यहां तक सभी को? अगला प्रश्न हमारा क्या आएगा? अगला प्रश्न हमारा यह आएगा कि प्लाज्मा झिल्ली किन किन संरचनाओं का निर्माण करती है? किन किन संरचनाओं का निर्माण करती है? नंबर 1 पे लिखेंगे, मैं लिख देता हूं यहां पे, मैं पहली संरचना वो कौन सी है? सबसे पहली संरचना तो हो गई बेटा मीजोसोम, हो गई। दूसरी संरचना का नाम क्या लिखेंगे? लिखेंगे फिब्री। क्या लिखेंगे बेटा? फिब्री। फिब्री। नंबर 3 पे क्या लिखेंगे? 3 पे लिखेंगे पिल्लाई। क्या लिखेंगे बेटा? पिल्लाई। पहला कौन सा है? फिब्री। दूसरा कौन सा है? पिल्लाई। फिब्री के निर्माण में कौन सा प्रोटीन काम आता है? फिब्रिन। कौन सा काम आता है? फिब्रिन। तो ये लो जी, फिब्रिन प्रोटीन काम आता है बेटा, फिब्रिन प्रोटीन बनेगा। और पिलाई के निर्माण में कौन सा प्रोटीन काम आता है? पीलीन। कौन सा आएगा बेटा? पीलीन। लिख लीजिए, इसमें काम आएगा पीलीन प्रोटीन आएगा बेटा यहां। ये लो जी, पीलीन प्रोटीन। यहां तक उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को शानदार तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ी सी रिवीजन डालते हैं अपन इसके ऊपर। डालें। ये जीवाणु है। जीवाणु की कोशिका का जो आकार होता है, थोड़ा सा अगली स्लाइड पे चल के बताता हूं आपको मैं। देखो, बैक्टीरिया जो है ना बेटा, बैक्टीरिया की बेसिकली 4 साइज होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? इसकी आकृतियां होती है 4। पहली आकृति कौन सी होती है? बोलेंगे रॉड शेप। क्या बोलेंगे बेटा? रॉड शेप बोलेंगे, छड़ा आकार। पहला जीवाणु कौन सा है? छड़ाकार। दूसरा कौन सा है? बोलेंगे गोलाकार। दूसरा है गोलाकार, इसको बोलेंगे कोकस। क्या बोलेंगे बेटा? कोकस या कोकाई। कोकस या कोकाई जीवाणु कहते हैं। तीसरा होता है स्पाइरल। स्पाइरल, स्पाइरल प्रकार का, स्पाइरल प्रकार का। चौथा होता है बेटा कौमा आकृति का। कैसा आकृति का बेटा? कौमा शेप, कौमा आकृति का। कौमा आकृति का मतलब यूं, ये वाला कौमा, ऐसी आकृति। बात समझ में आ गई बेटा? ये 4 आकार होते हैं किसके? बैक्टीरिया के। लेकिन ये चारों आकार स्थायी नहीं होते। समझाइए बात बेटा? ये चारों आकार स्थायी नहीं होते। ये आकार इसमें बदल सकता है, ये इसमें बदल सकता है, ये इसमें बदल सकता है, ये इसमें बदल सकता है। तो जीवाणु के आकार के लिए हम क्या प्रश्न लिखेंगे कि बैक्टीरिया का आकार हमेशा कैसा होता है? बहुरूपी। कैसा होता है बेटा? बहुरूपी, पॉलीमॉर्फिक। क्या बोलेंगे बेटा इसको? पॉलीमॉर्फिक आकार होता है बेटा। ये पॉलीमॉर्फिक संरचना होती है। कैसे? कैसे? सपोज करो आपको छड़नुमा आकृति, अब जो छड़नुमा आकृति है उसकी पहचान कैसे होगी? इसके नाम के पीछे हमेशा क्या लगेगा? क्या लगेगा बेटा? इसके नाम के पीछे ऐसे जीवाणु जिनकी आकृति छड़नुमा हो, दंडाकार हो, रॉड शेप हो, इनके नाम के पीछे क्या लगता है? बैसिलस लगता है। यदि आ जाए गोलाकार आकृति का, इनके नाम के पीछे क्या लगेगा? एग्जाम्पल लिख के बताता हूं। जैसे देखो, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, माइक्रोकोकस। देखो, माइक्रोकोकस। तो कोकस जिसके पीछे नाम के लग गया, समझ लेना क्या नाम है इसका। कैसी आकृति है? गोलाकार आकृति है। कैसी आकृति है? गोलाकार आकृति है।
और यदि किसी जीवाणु के नाम के पीछे स्पाइरुलीना, स्पाइरुलीना या स्पाइरल लिखा आ जाए, स्पाइरल लिखा आ जाए, समझ लेना इसकी आकृति कैसी है। ये आकृति है इसकी, उनकी बात ध्यान से बेटा, स्पाइरल आकृति है इसकी। कन्फर्म हुआ। और यदि किसी जीवाणु के नाम के पीछे कुछ कोकसरी, आपने बोलेंगे कोमा आकृति का जीवाणु कौन सा है, उसके नाम के पीछे क्या आएगा, इसका एग्जाम्पल लिख देता हूं, चलो मैं आपको ये एग्जाम्पल क्या है, विब्रियो कॉलेरी। हैजा नामक जो रोग होता है ना बेटा, हैजा नामक रोग के अंदर जो जीवाणु होते हैं उनकी आकृति कैसी होती है, कोमा आकृति के जीवाणु पाए जाते हैं। कैसे पाए जाएंगे, कोमा आकृति के जीवाणु पाए जाएंगे। अब ये 4 प्रकार के जीवाणु जो होते हैं ये अंतर परिवर्तित होते रहते हैं। किसी भी जीवाणु की आकृति स्थायी नहीं होती, ये एक अवस्था से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जीवाणु का आकार कैसा होता है बेटा, बहुरूपी पॉलीमॉर्फिक होता है, स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है, बदल सकता है। कन्फर्म हुआ, समझ आई। ये जीवाणु के बारे में था कि जीवाणु की शेप ऐसी होनी चाहिए। चलता हूं मैं पहले वाली स्लाइड के ऊपर, देखिए ध्यान से। पहले वाली स्लाइड में हमने 3 स्तर बता दिए, ग्लाइकोकैलिक्स बता दिया सबसे बाहरी स्तर। ये जितने मैंने करवाए हैं ना, ये जेट के परमानेंटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न आता है किसी जीवाणु के शरीर के ऊपर कितने स्तर पाए जाते हैं, सबसे बाह्यतम स्तर का नाम, सबसे आंतरिक स्तर का नाम, सबसे मध्य स्तर का नाम, कोशिका भित्ति। क्या बोलेंगे, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ग्लाइकोकैलिक्स बाह्यतम स्तर, यदि कठोर अवस्था में पाया जा रहा है तो क्या बोलेंगे, यदि वो लचीला है, पतला है तो क्या बोलेंगे, शाबाश, क्या बोलेंगे, स्लाइम परत। क्या बोलेंगे, स्लाइम परत बोलेंगे। मध्य परत कोशिका भित्ति। 3 पदार्थों से मिलकर बनी है, म्यूरिन भी है, पेप्टाइडोग्लाइकेन भी है, म्यूकोपेप्टाइड्स के अंदर भी इसके पाए जाते हैं सेल वॉल के अंदर। ओके, फिर चलती है बात आंतरिक स्थल। आंतरिक स्थल क्या पाया जा रहा है इसका, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली से निर्मित होने वाली 3 संरचनाओं का नाम लिखें। क्वेश्चन कैसे आएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में आंतरिक स्तर द्वारा निर्मित संरचनाएं नहीं हैं। अब प्रश्न आया, मेसोसोम, फिब्री, पिल्लाई, कशाबिका। क्या लिखोगे, कशाबिका। क्वेश्चन आएगा कशाबिका का निर्माण कौन करेगा, कौन करेगा, सेल, कौन सा करेगा, सेल वॉल करेगी कशाबिका। तो कशाबिकाओं का निर्माण, अब इतना आपने उतार दिया होगा सभी ने, आपने उतारा या नहीं उतारा, नहीं उतारा तो कहां से उतारोगे, उतार लोगे। मैं इसमें कुछ रूपांतरण करना चाहूं तो कर दूं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आप सभी ने उतार लिया होगा इसको, तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। तो अब देखो ध्यान से, बताता हूं आपको मैं होता कैसे कैसे। मैं कुछ संरचनाएं बना रहा हूं, आपको वो याद रखनी होंगी। सर ने बताया था अभी कौन कौन सी संरचनाएं कहां कहां से निर्मित होती हैं, वो देखते जाएंगे। देखिए, अब यहां पे क्वेश्चन आ गया कि अपने को बनानी है कशाबिका, बनानी है, बड़ा कर देता हूं, कशाबिका। कशाबिकाएं कहां से निकल रही हैं, कौन से स्तर से निकल रही हैं, मध्य स्तर से निकल रही हैं कशाबिकाएं। क्या बोलेंगे इसको, ये भूलना नहीं है, ये एक दिन का काम सारी जिंदगी आसान कर देगा आपकी। कशाबिका, और कशाबिका का निर्माण कहां से हो रहा है बेटा, सेल वॉल से हो रहा है। बोलेंगे सेकंड स्तर से हो रहा है। किससे हो रहा है बेटा, कन्फर्म हुआ। अब मैं चलता हूं प्लाज्मा झिल्ली की व्युत्पत्ति, कि प्लाज्मा झिल्ली से क्या क्या बनना। प्लाज्मा झिल्ली अंदर पड़ी है, ये देखो, ये प्लाज्मा झिल्ली। अगर तो ये थोड़े से बड़े हैं तो क्या बोल देंगे, फिब्री। क्या बोल देंगे, फिब्री। और फिब्री का निर्माण कौन से प्रोटीन से होता है, फिब्रिन। अगर ये आकार इनका क्या हो, थोड़ा सा छोटा हो, कैसा हो बेटा इनका आकार, छोटा छोटा आकार हो इस तरीके से,
ऐसे हो, ऐसे छोटा छोटा आकार हो इसका, इस तरीके से है। ये प्लाज्मा झिल्ली से निकालने अपने को इस तरीके से, तो इनको क्या बोलेंगे? पिल्लाई। क्या बोलेंगे? और कौन से प्रोटीन से बनेंगे? पिल्लीन प्रोटीन से बनेंगे। किससे बनेंगे? पिल्लीन प्रोटीन से बनेंगे। कंफर्म हुआ? प्रश्न लिखो अब इसके ऊपर। हम आपके लिए क्वेश्चन बना के लेके आया हूं, देखें। शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखे बेटा, पहला क्वेश्चन लिखे अभी आप। हाँ जी, पहला क्वेश्चन अपना ये आता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए लिखेंगे अपने, ठीक है। पहले क्वेश्चन में लिखें आप, सेल वॉल के, सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य लिखो पहले आप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य लिखो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य नंबर 1 पे लिखो सबसे पहले रेस्पिरेशन। पहली आर, रेस्पिरेशन। पहली आर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? श्वसन की प्रक्रिया संपन्न करती है। नंबर 2 पे लिखो फिर आर, फिर आर लिखो, ठीक है। रेप्लिकेशन, प्रतिलिपिकरण करती है ये, रेप्लिकेशन। नंबर 3 पे लिखो आर, रिपेयर, मरम्मत करने में काम आती है ये, मरम्मत करने में काम आती है, मरम्मत करती है ये। जीवाणु कोशिका की मरम्मत कौन करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर लिखो एस, सिक्रेशन, लिखो स्त्रावण करने में काम आती है, स्त्रावण करने में काम आती है। लिखो फटाफट। हाँ जी, रेप्लिकेशन, प्रतिलिपिकरण लिख दिया। एक और लिख दो आर, रिकॉम्बिनेशन, पुनर्संयोजन में, पुनर्संयोजन, रिकॉम्बिनेशन करने में काम आती है। लिख दिया बेटा। इसके अलावा लिखो, इसके अलावा लिखो, एक क्वेश्चन अलग से आएगा। लिखो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, कोशिकाओं में संग्रहित पदार्थ, संग्रहित पदार्थ, स्टोरेज मटेरियल, संग्रहित, संग्रहित पदार्थ स्टोरेज मटेरियल के रूप में क्या क्या मिल सकता है? ठीक है। नंबर 1 पे लिखो इसके अंदर बेटा ग्लाइकोजन। नंबर 1 पे लिखो ग्लाइकोजन, हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट कण, ग्लाइकोजन, हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ग्लाइकोजन, हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, साइनोफाइसियन कण, साइनोफाइसियन कण, साइनोफाइसियन कण और फास्फेट कण, फास्फेट कण। ठीक है। एक प्रश्न थोड़ा सा अपने और लिखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थी, प्रोकैरियोटिक सेल का जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य जो है ये क्या करता है? इसका काम क्या है? समस्त उपापचयी प्रक्रियाएं संपन्न करता है, उपापचयी प्रक्रियाएं संपन्न करता है, प्रक्रियाएं संपन्न करता है। ये इसका क्वेश्चन है इसका। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया अब आपको? ये कंफर्म हो गया। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रॉपर तरीके से मैंने आपको संपन्न करवा दी।
ऐसा कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं बचा जो आप किसी पेपर में कर नहीं पाओगे। अब जैसे आपकी डीपीपी के क्वेश्चंस आएगा धड़ाधड़ आप इसको आंसर करोगे। आप इसका एक भी क्वेश्चन आपका मैंने छोड़ा नहीं है। एनसीईआरटी बोर्ड से अपर लेवल का मैंने करवा दिया आपको, कन्फर्म हुआ। अब दो छोटे छोटे टॉपिक अपने उनको करवा बाद में रहा हूं, लेकिन लिख कहां लेना, जहां सेल वॉल टॉपिक चल रहा था अपना कर लोगे उसके अंदर अपने, ठीक है, जहां मर्जी कर लेना यार, अपने को क्वेश्चन पढ़ना है बस, दैट्स इट। चलूं आगे मैं भी, कन्फर्म, आगे चलूं। देखो आगे हमने सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था। हमारे पास में कुछ मटेरियल थे मटेरियल, रिपीट करते हैं। पहला हमने क्या लिखा था बेटा, क्या था हमारे पास में पहला, दूसरा क्या था, हेमीसेल्यूलोज था, तीसरा क्या था, शाबाश, पेक्टिन था, चौथा क्या था, क्या था बेटा अपने पास में, लिग्निन। ये चार कोशिकीय भित्तीय पदार्थ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, इनका संश्लेषण कहां होता है, इनका संश्लेषण कहां होता है, कोशिका का वो कौन सा स्थल है जहां इनका संश्लेषण होगा, बताओ मुझे, कहां होगा संश्लेषण इसका। क्वेश्चन आया हुआ है ये पिछली बार पेपर के अंदर। विभिन्न कोशिकीय पदार्थों या कोशिका भित्तीय पदार्थों का संश्लेषण किस कोशिकांग द्वारा संपन्न होता है, इसका आंसर क्या आएगा, प्लांट गोल्जी काय। नाम याद आ रहा है कोई, पादप गोल्जी काय। और पादप गोल्जी काय का नाम क्या होता है, क्या बोलते हैं अपन उसको, डिक्टियोसोम के द्वारा। लिख लो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने विभिन्न प्रकार के कोशिका भित्तीय पदार्थ पढ़े, हमने सेलुलोज पढ़ा, हेमीसेलुलोज पढ़ा, पेक्टिन पढ़ा, लिग्निन पढ़ा, सुबेरिन पढ़ा, क्यूटिन पढ़ा, पढ़े ना बेटा अपने सारे के सारे। हमने बताया कि सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट हैं, और कैसे कार्बोहाइड्रेट है, कैसे कार्बोहाइड्रेट है बेटा, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, दैट्स इट, अपने पढ़े हुए हैं अभी। तो इन पॉलीसेकेराइडों में से ये चार प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, इनका संश्लेषण कौन करता है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जेट के लेवल से इंपोर्टेंट लगा लेना। इनका आंसर क्या आएगा, प्लांट गोल्जी काय के डिक्टियोसोम के द्वारा इनका संश्लेषण होता है। अब पीछे हमारे पास में कितने पदार्थ बच गए, कितने पदार्थ बच गए, कोशिका भित्तीय पदार्थों में कितने पदार्थ बच गए अपने पास में, कौन कौन से बचे हैं बेटा। नंबर 1 पे सुबेरिन, और नंबर 2 पे क्या बच गया, क्यूटीन। अब क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि इन कोशिका भित्तीय पदार्थों का संश्लेषण, पहली बात तो ये क्या है, ये प्रॉपर लिपिड है बेटा। क्या है बेटा, ये प्रॉपर लिपिड है। इनका संश्लेषण कौन करता है, इनका संश्लेषण कोशिका में कहां संपन्न होगा, तो हम क्या लिखेंगे, पादप लाइसोसोम स्फीरोसोम के द्वारा। पादप लाइसोसोम, और पादप लाइसोसोम को क्या कहते हैं, स्फीरोसोम कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा, स्फीरोसोम कहते हैं। तो स्फीरोसोम के अंदर बेटा क्या होगा, इनका संश्लेषण होगा। ये दो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसी बच्चे को यहां कोई परेशानी है तो मुझसे बता सकते हो बेटा। ये वो सारे पदार्थ थे जो पादप कोशिका भित्ति में पाए जा रहे थे। नंबर 1 पे सेलुलोज, नंबर 2 पे हेमीसेलुलोज, नंबर 3 पे पेक्टिन, नंबर 4 पे लिग्निन, नंबर 5 पे सुबेरिन, नंबर 6 पे क्यूटीन। ऊपर वाले 4 कोशिका भित्तीय पदार्थों का संश्लेषण कौन करता है, पादप गोल्जिकाए डिक्टियोसोम। देखो जंतुओं में तो गोल्जिकाए होता ही है, जंतुओं में तो पाए जाने वाले गोल्जिकाए को सामान्य गोल्जिकाए कहते हैं। पादप कोशिकाओं में गोल्जिकाए बहुत कम होता है। तो जो पादप कोशिकाओं का जो गोल्जिकाए पाया जा रहा है ना, उसका स्पेसिफिक, उसका विशिष्ट नाम क्या है,
डिक्टियोसोम का मतलब क्या है कि आप पादप गोल्जिकाए के बारे में पढ़ रहे हो। अब बताती है लाइसोसोम की। लाइसोसोम सभी प्राणियों में पाया जाता है, लेकिन पादपों में कम होता है। पादपों में क्या होता है बेटा? कम होता है। पादपों में जंतुओं के लाइसोसोम के समान ही एक संरचना पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? स्फीरोसोम। और स्फीरोसोम किसका संश्लेषण करता है? सुपेरिन और क्यूटिन का। एक प्रश्न हमारा ये हो गया कंफर्म। अब चलते हैं कोशिका भित्ति की अंतिम लाइन पे। कल से हमारा टॉपिक क्या चलेगा? प्लाज्मा झिल्ली। क्या चलेगा बेटा? देखो, कोशिका भित्ति की अंतिम लाइन पे चलते हैं अपन। चले और ऐसे देखो, सेल वॉल कोशिका भित्ति का निर्माण। लास्ट टॉपिक कोशिका भित्ति के निर्माण का टॉपिक आता है। कोशिका भित्ति का निर्माण कितनी विधियों से संपन्न होता है? हमने विधि बनाई, हमने बताई प्राथमिक कोशिका भित्ति, हमने बताया द्वितीय कोशिका भित्ति, हमने बताया यदि जिम्नोस्पर्म है तो तृतीय कोशिका भित्ति, तो तृतीय कोशिका भित्ति। और तृतीय कोशिका भित्ति, एक और सुनो ध्यान से, हमने लिखा था तृतीय कोशिका भित्ति केवल जिम्नोस्पर्म की वाहिकाओं में पाई जाती है, बोला था। तृतीय कोशिका भित्ति का कोशिका भित्तीय पदार्थ क्या है? जाइलेन, जाइलेन या जाइलॉन। एक क्वेश्चन उसके ऊपर आता है, तृतीय कोशिका भित्ति जब जब आएगी समझ लेना उस कोशिका का संपूर्ण जीव द्रव्य मृत है। ये निशानी है इसकी। सुनिए बात ध्यान से, तृतीय कोशिका भित्ति का आना जीव द्रव्य के मृत होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। क्लियर? अब चलता हूं आगे। तो कोशिका भित्ति का निर्माण दो ही विधियों के द्वारा होता है। एक होती है बेटा कणाधान विधि, शाबाश, कणाधान विधि, इंटरसुसेप्शन मेथड, इंटरसुसेप्शन मेथड, इंटरसुसेप्शन मेथड, कणाधान विधि। दूसरी कौन सी होती है? स्तराधान विधि। कौन सी बेटा? स्तराधान विधि, स्तराधान विधि, बाय लेयरिंग मेथड, बाय लेयरिंग मेथड। ठीक है बेटा? अब सुनो ध्यान से, कणाधान का मतलब क्या है? कणाधान विधि का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है बेटा? बेस्ट एग्जांपल क्या होता है कणाधान का? प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति। कैसे? प्राथमिक कोशिका भित्ति पहली बात पतली होती है। क्या होती है बेटा? पतली होती है। पढ़ी हुई है हमने कि ये हमेशा थिन होती है, एक स्तरीय होती है। ये जब बनती है ना बेटा, ये पता किस अवस्था में बनती है? ये ऐसे बनती है, ऐसे बहुत सारे इसमें कण इकट्ठे हो जाते हैं। मान लो ये कण इकट्ठे हो गए यहाँ पे सारे के सारे, इस तरीके से। इसको बोलेंगे कणाधान। लग गया पता? हमें महसूस हो रहा है ना कि कणों का एक स्तर पाया जा रहा है, हो रहा है ना महसूस बेटा? तभी तो बोलते हैं ये फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है, विभज्योत की उत्कों में पाई जाती है, तरुण होती है, नव होती है, यंग होती है। इसको बोलेंगे कणाधान। स्तराधान का मतलब क्या है? स्तराधान का मतलब क्या है? अब ये तो है प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण जब अकेले तौर पे होगा तो इसमें होगा। और ये कैसा है? ये बोलेंगे द्वितीयक विधि। क्या बोलेंगे बेटा? इसमें द्वितीयक कोशिका सेल वॉल और प्राथमिक सेल वॉल दोनों ही पाई जाती है। प्राथमिक सेल वॉल दोनों भित्तियों का निर्माण कैसे होगा? स्तरों के द्वारा होगा। अब पूछो सर, आपने बोला कि प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण हमेशा कणों के द्वारा होता है, कणों के इकट्ठा होने से। मैडम अच्छा ठीक है, बस मैडम एक सेकंड, अभी पूरा हो रही है ना, अभी कर देना आप, आ जाओ इधर आप। तो द्वितीय कोशिका भित्ति जो है, मतलब प्राथमिक कोशिका भित्ति ने क्या बनाया? कण बनाई, तो एक स्तर ये बन गया। एक अब क्या होगा? ये कण वाले जो है ना, कण वाला स्तर जो होता है, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? स्थायी होता जाएगा। जैसे जैसे स्थायी होता जाएगा नीचे क्या बनती जाएंगी? अरे क्या बनती जाएंगी?
परतें बनती जाएंगी। बात समझ में आ गई? समझ आ गई बात? तो विभज्योतकीय ऊतक स्थायी ऊतकों में परिवर्तित हो जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्या? स्तराधान विधि। समझ आ गई बात? इसीलिए बोला गया है द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण कैसा होता है? स्तराधान विधि। सेल वॉल कंप्लीटली तरीके से आपकी संपूर्ण होती है। कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उम्मीद करता हूं आपको मेरा टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपके बहुत लाभकारी होगा। आप घर पे जाके इसको पढ़ें। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद।